तो आपको एक प्रसंग याद होगा कि जब कौरव और पांडव में लड़ाई शुरू होने वाली थी तो उसके बीच में एक पीस कीपिंग ट्रीटी की बात हुई कि अगर आप पांडव को 5 प्रस्थ या 5 गांव दे दें तो इस झगड़े को या इस युद्ध को टाला जा सकता है। तो 5 गांव कौन से थे? हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। सो आज मेरा प्लान है, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ और थोड़ा ये कुछ ऑफिशियल काम है और शायद 2 से 3 दिन तक लगेगा मुझे अपने काम को कंप्लीट करने में। पेट्रोल वगैरह भरवाने के बाद अभी ईस्टर्न पेरिफेरल को हिट किया है और अभी जो मैप दिखा रहा है वो करीब 4.25 घंटे और लगेंगे। कुछ 9 बजे के आसपास तक चंडीगढ़ पहुंचने का प्लान है, अगर बीच में कोई ब्रेक नहीं हुआ तो। ईस्टर्न पेरिफेरल बनने से बड़ा आसान हो गई लाइफ, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हमें आज़ादपुर मंडी और करनाल बाईपास वगैरह क्रॉस करना पड़ता है। और दिल्ली में वो जो क्रॉसिंग्स हैं वो बहुत ही ट्रैफिक से भरी होती है। आप किसी भी समय निकले टाइम तो लग ही जाएगा। टेक्निकली मैं चंडीगढ़ में नहीं हूँ, मेरा होटल जो मैंने लिया है वो पंचकुला में है, क्योंकि मेरा जो कुछ लोग और हैं जिनसे मुझे मिलना है वो पंचकुला उनको कन्वीनियंट पड़ता है, तो फिर आई डिसाइडेड टू स्टे इन पंचकुला। गर्मी है काफ़ी इस समय, टेम्परेचर कुछ 40 डिग्री के आसपास है। इस समय हर आदमी पहाड़ों की तरफ भाग रहा है, तो काफ़ी बाइकर ग्रुप भी मुझे दिखाई दिए। अगर बीच में उस समय मेरा एक्चुअली कैमरा ऑन नहीं था और मैंने गोप्रो प्लान ये था कि मैं गोप्रो इंस्टॉल करूँगा और आप लोगों के साथ बात भी करता रहूँगा, लेकिन जल्दबाजी में क्या होगा, चूँकि मैं लेट निकला और गोप्रो मैंने अपने ट्रॉली में डाल दिया, ट्रॉली डिग्गी में, इसलिए ये ब्लॉग मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। तो ये ईस्टर्न पेरिफेरल बेसिकली एक ही हाईवे जिसके 2 नाम हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल। क्वालिटी ऑफ रोड देखें तो रोड चौड़ी तो बहुत है, लेकिन रोड में शेप्स बहुत है, मतलब बहुत ही इवन नहीं है। अगर आप यमुना एक्सप्रेस वे देखें, कंपेयर करें जो कि इसी एरिया में है, और उसके बाद जैसे यमुना एक्सप्रेस वे ख़त्म होता है वहाँ से लखनऊ एक्सप्रेस वे शुरू होता है, जो कि आगरा से लखनऊ को कनेक्ट करता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैंने मुझे जितने भी हाईवे पर ड्राइव की है, सबसे अच्छी रोड अगर मुझे लगी वो है लखनऊ एक्सप्रेस वे। सुपर स्मूथ और गाड़ी में बिल्कुल भी शेकीनेस नहीं होता है और कोई वाइब्रेशंस नहीं आती हैं चलाते वक्त। सेकंड नंबर पे मुझे लगता है कि यमुना एक्सप्रेस वे होगा, और ईस्टर्न पेरिफेरल वे, इसमें ट्रैफिक तो कम है बट क्वालिटी, जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है। आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहे होंगे ये बीच पैचेस हैं, क्योंकि मैंने स्टेबलाइजेशन मोड को ऑन कर दिया है, अभी सुपर स्टेबल मोड में डाला है मोबाइल, तो शायद आपको ये काफ़ी अच्छा लग रहा होगा इस समय वीडियो एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस फुटेज। कहने को तो स्पीड बहुत अच्छी, बट आई थिंक 100 से ऊपर चलाने में कॉन्फिडेंस नहीं आता इस साइड। टोल प्लाजा अब आ गया है, और अगर आप इसकी डिज़ाइन देखें तो बड़ी अजीब सी है, ऐसा लगता है कि कोई चिड़िया अपने पंख फैलाए हुए है। तो इस डिज़ाइन का टोल मैंने अभी तक नहीं देखा, अगर आपने कहीं देखा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो अब ईस्टर्न पेरिफेरल ख़त्म होने वाला है और हमारा लेफ़्ट टर्न आ गया है, जिससे हम उसी हाईवे पे टच हो जाएंगे जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है। ये आ गया कट। हमारे बाईं ओर है चंडीगढ़ और दाईं ओर अगर जाते हैं तो दिल्ली। यहाँ से हमारी एवरेज स्पीड भी कम हो जाएगी, क्योंकि इस रोड पे बहुत ट्रैफिक रहता है, काफ़ी फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जिससे डाइवर्जेंस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है काफ़ी, क्योंकि ट्रक्स हैं, रास्ते साइड में उन्होंने जो रोड्स बनाई हुई हैं, जहाँ जहाँ डाइवर्जेंस हैं वो उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है और ट्रैफिक भी रहता है। अब देखिए ये फ्लाईओवर बन रहा है और साइड में लकीली रोड तो खैर अच्छी है, लेकिन जितना ट्रैफिक है उसके हिसाब से रोड भी चौड़ी नहीं है। तो ये फ्लाईओवर से हम करनाल शहर को क्रॉस कर रहे हैं। अभी होटल तकरीबन 126 किलोमीटर दूर है और मुझे लगता है 2 घंटे लग जाएंगे अब यहाँ से।
अगर इस फ्लाईओवर से अगर मैं लेफ़्ट ले लूँ और नीचे से राइट ले लूँ तो ये रास्ता मेरठ से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ हरियाणा और वेस्टर्न यूपी इस रास्ते से कनेक्ट हो जाता है, बिकॉज ये जाट एरिया बोलते हैं इसको। आप लोगों ने कल्पना चावला का नाम सुना होगा, उनके नाम पे एक मेडिकल कॉलेज बना है, तो वो यहाँ से थोड़ा सा पीछे बाएं हाथ पर अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो उनके नाम पे मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। वो इसी करनाल सिटी से बिलोंग करती थी। सो जो ये पूरा एरिया है, ये महाभारत काल के समय से बहुत इसका सिग्निफिकेंस है। तो जैसे जो सिटी पीछे निकली करनाल, वो उसका रेलेवेंस कर्ण से है। तो जो सिटी है ये मानते हैं कि ये कर्ण की सिटी थी, और सिटी का जो नाम है वो कर्ण के नाम से आया, करनाल। और यहाँ पर कर्ण के नाम से एक लेक भी है। और अगर आप देखें कि दिल्ली से जब हम शुरू करते हैं तो कुछ नाम बहुत ही प्रोमिनेंट आते हैं जो कि टाउन्स पड़ते हैं, जैसे सोनीपत आता है, पानीपत आता है। सो ये इनका भी महाभारत काल से इनका बहुत सिग्निफिकेंस है। तो आपको एक प्रसंग याद होगा कि जब कौरव और पांडव में लड़ाई शुरू होने वाली थी तो उसके बीच में एक पीस कीपिंग ट्रीटी की बात हुई कि अगर आप पांडव को 5 प्रस्थ या 5 गांव दे दें तो इस झगड़े को या इस युद्ध को टाला जा सकता है। तो 5 गांव कौन से थे? तो पहला हो गया आपका स्वर्णप्रस्थ, जिसको हम आज सोनीपत के नाम से जानते हैं। फिर एक हो गया प्राणप्रस्थ, जिसको हम पानीपत के नाम से जानते हैं। एक बाघप्रस्थ, जिसको हम बागपत के नाम से जानते हैं। फिर एक तिलप्रस्थ हो गया, जिसको हम फरीदाबाद के नाम से जानते हैं। और लास्ट हमारा हो गया इंद्रप्रस्थ, जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो ये 5 गांव थे जो इस रास्ते पे पड़ते हैं। तो हमने इंद्रप्रस्थ से शुरू किया, फिर सोनीपत आया जो कि स्वर्णप्रस्थ है, फिर पानीपत आया जो कि प्राणप्रस्थ है, और बागपत इधर पड़ता नहीं। अगर मैंने जो आपको रास्ता बताया था कि अगर हम उस रास्ते से फ्लाईओवर से राइट काटते और मेरठ की तरफ जाते तो उधर बागपत पड़ता है। वो जो बागपत है जहाँ से हमारे चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़ते थे, अभी तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, और वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़के कई बार जीते भी, और इस बार लास्ट टाइम तो वो हार गए थे। ये 5 गांव थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये एरिया। और अगर इसी रास्ते पर हम और आगे जाएंगे तो यहाँ पर जो अम्बाला से पहले एक जगह आती है, उसका नाम कुरुक्षेत्र है। और कुरुक्षेत्र का सभी को पता है कि वो क्यों इतना प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पर जो कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो उस कुरुक्षेत्र में हुआ था। और जो अर्जुन को कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था वो भी कुरुक्षेत्र में दिया था। वो बस यहाँ से कुछ 20-25 किलोमीटर आगे और अम्बाला से पहले आता है। सो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था पानीपत की। सो पानीपत महाभारत काल में भी प्रसिद्ध था। मिडीवल हिस्ट्री में भी पानीपत का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पर 3 बड़ी लड़ाइयाँ हुई, और वो तीनों लड़ाइयों का हमारे भारत के इतिहास पे बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। जो पहली लड़ाई हुई थी वो 1526 में 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। और इब्राहिम लोदी कौन था? दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश आया था अंत में बेसिकली। तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत में जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 की, उसमें इब्राहिम लोदी को मारा था उसने। और यहीं से मुग़ल काल शुरू होता है। जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो ठीक 30 साल बाद हुई थी 1556 में, जिसमें मुग़लों और हिंदू राजा के बीच में लड़ाई हुई। तो जो मुग़ल राजा उस समय था वो था अकबर, और जो हिंदू राजा था उसका नाम था हेमू। तो इसमें हेमू बेसिकली जीत रहा था पहले, क्योंकि उसकी सेना भी बड़ी थी और उसने उत्तर भारत में काफ़ी बड़ा हिंदू राज्य अपना स्थापित कर लिया था। लेकिन जब पानीपत की लड़ाई हुई तो उसकी आंख में तीर लग गया था, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। और जो उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि हेमू उस युद्ध में हार गया, और हेमू का जो सिर था काट के आई थिंक शायद लाहौर भेजा गया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके धड़ को पुराने किले में लटका दिया गया था। जो पुराना किला, अगर आप दिल्ली में जाते हैं तो एक पुराना किला है, उसके मेन दरवाजे पर लटका दिया गया था।
और कुछ समय के लिए जो इस दिल्ली के आसपास जो हिंदू साम्राज्य था वो उसका अंत हुआ थोड़ा कुछ समय के लिए। बट जो दूसरी लड़ाई थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसमें अकबर ने अपना वर्चस्व इस पूरे नॉर्थ इंडिया में बना लिया था। जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 में हुई थी, और ये मराठों सदाशिवराव भाऊ पेशवा और जो कि पेशवा हुआ करते थे मराठों के, और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। अभी एक पिक्चर भी आई थी, शायद आपने उसमें उस युद्ध के बारे में सुना भी था या देखा भी होगा अगर आपने उस पिक्चर को। तो ये उसी समय की बात है, 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ था, और ये मराठों की सबसे बड़ी हार थी, इसमें मराठे हार गए थे। सो ये पानीपत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी एंशियन हिस्ट्री, जो कि हमारा महाभारत काल का इतिहास है, और साथ ही साथ मिडिवल हिस्ट्री जिसमें 3 युद्ध हुए, और तीनों युद्धों ने इतिहास पे बहुत बड़ा प्रभाव डाला। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रूट है ये। बहुत आपने लोगों को देखा होगा कि दिल्ली से जब जो भी लद्दाख जाता है, शिमला जाता है, या दिल्ली से आप मनाली भी जाते हैं तो यही आपको रास्ता मिलता है। लेकिन लोग इस रास्ते को पार कर लेते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता कि इस रास्ते में जितने भी टाउन पड़ रहे हैं, जितने भी छोटे छोटे शहर पड़ रहे हैं, उनका इतिहास में हमारे कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा रोल है। इस वॉइस के लिए थोड़ा मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैंने अपना जो कॉलर माइक है वो नहीं निकाला है, और निकालने का मन भी नहीं है, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ जितना जल्दी इस रास्ते को ख़त्म करूँ। शायद आवाज़ इतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से आपको बता पाऊँ, इतना क्लैरिटी के साथ बता सकूँ। तो कुरुक्षेत्र हो गया पार, अब आने वाला है अम्बाला। तो जो अम्बाला शहर है, ये बेसिकली इसका जो नाम है वो उसके लिए 3 अलग अलग कहानियाँ हैं। पहला तो नाम से आपको लग रहा होगा अम्बाला, मतलब अम्बा यानी देवी दुर्गा। सो कुछ पुरानी जो कहानियाँ हैं शहर में प्रचलित हैं, उसके हिसाब से शहर का नाम एक दुर्गा जी का एक स्वरूप है जिनको अम्बा बोलते हैं, उनके नाम पे पड़ा है, और शहर के अंदर एक दुर्गा जी का एक बहुत फेमस मंदिर भी है। तो ऐसा मान सकते हैं कि शायद ये बात भी सच हो। एक दूसरी कहानी ये कि एक अम्बा राजपूत एक किंग था जिसने इस शहर को 14वीं शताब्दी में बसाया था। लेकिन शायद आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो शायद नहीं पता होगा अम्बाला के बारे में। आप लोगों ने महात्मा गांधी को किसने गोली मारी थी तो याद होगा कि उनका नाम था नाथूराम गोडसे। उनको जो फांसी हुई थी 1949 में, वो अम्बाला सेंट्रल जेल में हुई थी। एक और चीज़ के लिए अम्बाला बहुत फेमस है क्योंकि ये आर्मी का बहुत बड़ा बेस है। क्योंकि अगर हम इस शहर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं लुधियाना से अमृतसर की तरफ, तो पाकिस्तान की बॉर्डर आना शुरू हो जाती है। फरीदकोट है, हद है, और ये अमृतसर का वाघा बॉर्डर तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर बेसिकली अम्बाला हमारी जो सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर आर्मी का भी बेस है और यहाँ पर एयरफोर्स बेस भी है। तो बेसिकली यहाँ पर जगुआर का स्क्वाड्रन और एक यूनिट यहाँ पर तैनात है। और अब हमारा आजकल जिसके बारे में बहुत वो हल्ला भी मच रहा है, रफेल, उसकी भी एक यूनिट यहीं पर लगी हुई है यहाँ के एयरफोर्स स्टेशन पे। तो फाइनली मैं 8:30 बजे अपने होटल पहुँच गया पंचकुला में। कोई ब्रेक नहीं लिया, घर से शुरू करके डायरेक्ट होटल। और अभी बज रहे हैं रात के करीब 8:30, और मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगा, कुछ खाने की कोशिश करूँगा और उसके बाद सो जाऊँगा। सो थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए इस सफ़र में। और जो इतिहास की बातें मैंने आपको बताई उनसे बोर ना होने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना भूल गया कि मैं पंचकुला में हूँ, और पंचकुला के बारे में तो मैंने आपको कुछ बताया नहीं। तो पंचकुला जो एक शहर है वो एक भूला बिसरा शहर कह सकते हैं कि इसको बसाया गया था राजधानी बनाने के लिए, लेकिन राजधानी ये बन नहीं पाया क्योंकि हरियाणा के लोगों का और हरियाणा के राजनीतिज्ञों का दिल चंडीगढ़ पे आके अटक गया और आज तक अटका हुआ है। तो इसलिए चंडीगढ़ जो है आज भी हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की एक कॉमन कैपिटल है, और पंचकुला को वो जगह नहीं मिली तो उसको मिलनी चाहिए थी। सो इस बात के साथ मैं आज का ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए अगर आपको मेरे आगे के वीडियोस देखने हैं. So thank you so much and good night, and I'll see you again in another video. And that video will be full of information. That's the assurance from my side. So good night and take care.